और एक हैबिट बना लें कि साल में रेगुलर चेकअप के लिए जाना है। एम्ब्लायोपिया कहते हैं, जिसको लेजी आई भी कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया, वेयर वी प्रेजेंट द ट्रूथ एंड हाईलाइट द एसेंस ऑफ उत्तराखंड। और इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी के साथ रूबरू कराने का। और इसी श्रृंखला में आज स्टे फिट एंड हेल्दी सीरीज में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर सुशील ओझा से, जो कि सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हैं दून मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर कंचन मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी योर रेप्यूटेड उत्तराखंड हेरिटेज चैनल। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील ओझा है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग विभाग में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में लगभग 7 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैंने MBBS की पढ़ाई सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल मुंबई से करी। उसके बाद MS ऑफ्थेल्मोलॉजी में मैंने PGI चंडीगढ़ से करा। उसके बाद मेरा एम्स में सीनियर रेजिडेंट का एक्सपीरियंस रहा है और फैकल्टी का एक्सपीरियंस मेरा यहीं दून मेडिकल कॉलेज में जनवरी 2016 में एज वन ऑफ द फर्स्ट ज्वाइनिंग फैकल्टी मैंने ज्वाइन करा है। तब से यहीं पे मैं कार्य कर रहा हूँ। रिसेंटली लगभग 2 वर्षों से मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। बहुत खूब सर, नेत्र हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो ऐसे कौन सी बीमारियां काफ़ी लोगों में पाई जाती हैं और कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है? मैडम, ज़्यादातर जो है आपने देखा होगा ड्यू टू टेक्नोलॉजी का यूज़, कंप्यूटर पे वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लैपटॉप और मोबाइल से हो रही है। स्क्रीन डिपेंडेंट बीमारियां जो कि पहले नहीं होती थी, आज से 4 साल पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे तो परसेंटेज OPD में लगभग लेस देन 10% था, वो बढ़ के आज की तारीख में 30 to 35% हो गया है। उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ड्राई आई डिजीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, और इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसके अलावा ओल्ड एज की बीमारी जो पहले से हैं, जैसे मोतियाबिंद जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, काला मोतिया जिसको ग्लोकोमा कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो ये 3-4 तो कॉमन बीमारियां हैं। बाकी इन्फेक्टिव कंडीशंस जो सीज़न में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, रूटीन प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। अगर कॉमन प्रॉब्लम्स में बोलेंगे, एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लासेस। वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, कई बार अननोटिस भी रह जाता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो कोविड टाइम्स में चली हैं, बच्चों ने सिर्फ नज़दीक की चीज़ें ही देखी हैं। तो फर्स्ट टाइम जब स्कूल में एक्सपोजर हुआ है, तो अभी हमारे पास काफ़ी बच्चे इस तरीके की भी आ रहे हैं कि उनको ब्लैक बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पास की चीज़ें ही साफ दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सर। और सर, बच्चों की बात हो ही रही है, तो आजकल इतने सारे केसेस हैं, छोटे छोटे बच्चों और आंखों में मोटे मोटे चश्मे। तो मैं चाहूँगी कि आप अभिभावकों के लिए कुछ संदेश आप ज़रूर दें हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपके बच्चे की स्कूल के परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है या वो ब्लैक बोर्ड से गलत चीज़ें नोट करके आ रहा है, तो आप उसका चश्मे की जांच या एक आई स्पेशलिस्ट से चेकअप ज़रूर करा दें। और एक हैबिट बना लें कि साल में रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, चाहे चश्मा निकल आए तब भी, और जिनको चश्मा नहीं लगा वो भी कोशिश करें कि नेत्र रोग की एक स्पेशल विजिट ज़रूर करा लें। अगर चश्मे का नंबर हमने सही समय पे पता नहीं करा तो आंखें कमज़ोर रह जाती हैं, फिर उसकी शक्ति, नेत्र रोग की शक्ति बढ़ाने की क्षमता भी कम हो जाती है, और इसको मेडिकल लैंग्वेज में एम्ब्लायोपिया कहते हैं, जिसको लेजी आई भी कहते हैं। इसीलिए सही समय पे रिफ्रैक्टिव एरर का पता चलना और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि जैसे ग्रोथ होती है, आपके शरीर बढ़ता है, आई बॉल का साइज़ भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान से मॉनिटर करनी होगी। और सर, अमूमन देखा जाता है कि आंखों में पीलापन अक्सर आ जाता है, तो वो क्या कोई एलर्जी होती है या किसी बड़ी बीमारी की ओर वो चीज़ लेके जाती है? मोस्ट कॉमनली जो जैसे आपने सुना होगा पीलिया होता है, तो उसमें भी आंखें पीली पड़ जाती हैं, तो एक उसका भी एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। और एलर्जिक डिजीज़ में भी जो है परसिस्टेंट रबिंग करते रहते हैं बच्चे, उसके कारण भी थोड़ी मटमैली सी आंखें हो जाती हैं, या पीलापन भी कह सकते हैं आप उसको। तो मटमैली सी आंखें भी एक एलर्जिक आई डिजीज़ का साइन होता है। क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, सब चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, तो कंप्यूटर में काफ़ी देर तक हम लोग बैठते हैं, तो उसमें भी खुजली होता है और जलन होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, बारिश के मौसम में जैसे आपने कहा कीचड़ आना, आंखों का चिपकना, ये सिम्टम आते हैं क्योंकि मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उसके कारण जो सरफेस पे वायरस का सर्वाइवल टाइम है वो बढ़ जाता है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा हैंड हाइजीन आपकी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बारिश के मौसम में अपने हैंड वॉश अगर आप 2 बार कर रहे हैं तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। जब भी चश्मे पे हाथ लगाना है या फेस पे हाथ लगाना है, कोशिश करिए कि हैंड वॉश कर रखा हो आपने। और दूसरा, कंप्यूटर की जो बात है जिसको हम शुरू से ही स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि सारे काम आजकल कंप्यूटर क्लासेस और सब कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो हमें रूल ऑफ 20 को फॉलो करना चाहिए। हर 20 मिनट कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करा है तो हमें 20 बार आइज़ को ब्लिंक करना है काउंट करके, और 20 सेकंड तक स्क्रीन से नज़र हटा के दूसरी तरफ देखना है। हमारी जो यंग जनरेशन है ये चश्मा पहनना नहीं चाहती, ये चाहती है कि लेज़र ऑपरेशन हो जाए और हमें चश्मा ना लगाना पड़े। तो कितना मैं कहूँगी कि कंफर्टेबल है यंग जनरेशन का लेज़र ऑपरेशन होना? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आइज़ को हेल्दी रखने के लिए डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग फास्ट फूड, जंक फूड जो खाते हैं दिन भर, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, कैलोरिक वैल्यू हाई होती है। इफ़ यू काउंट द कैलोरीज आर वेरी हाई। इफ़ यू काउंट द न्यूट्रिशन इन द टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, the value of nutritional value is very less. So you have to prefer a high nutritious foods in your diet. जैसे कि आप पपीता, गाजर, सलाद और ये सब चीज़ें अपनी डाइट में रॉ फॉर्म में ज़्यादा लें। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। इवन फ्रूट्स का भी जूस बनाने की जगह रॉ फॉर्म में फ्रूट्स खाएं, वो ज़्यादा बेहतर आपकी आंखों के लिए और शरीर के लिए फ़ायदेमंद करेगा। उसको प्रोसेसिंग करने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम से कम होती जाती है। जैसे आपने सुना होगा दलिया ज़्यादा फ़ायदा करता है, आटे के नुकसान होते हैं। कई लोगों को तो ग्लूटेन एंटेरोपैथी और ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी एलर्जी भी हो जाती है, तो ग्लूटेन फ्री फूड भी खाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जितना कम प्रोसेसिंग हो फूड की उसको उतने प्योरीफाइड फॉर्म में लेना चाहिए। मैडम, लेज़र सर्जरी की सेफ्टी की बात करें, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, तो आज की तारीख में एडवांस टेक्नोलॉजी में भी हमारे पास इतने ही सेफ लेज़र उपलब्ध हैं कि कराने को तो आप करा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आई की फिटनेस देखना बहुत ज़रूरी है। रेदर गोइंग ब्लाइंडली, आप पहले एक बार अपने अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, उससे पूरा असेसमेंट करें। अगर आपकी आई सूटेबल होती है तो यस, आप लेज़र करा सकते हैं, लेकिन जब तक लेज़र नहीं कराएं तब तक चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर रेगुलर रूप से करें, क्योंकि अगर चश्मे की पावर बदलती है तो आपका लेज़र के बाद भी नंबर आ जाएगा। तो प्रेफर यही करिए कि लगभग 2 साल तक आपका चश्मे का नंबर स्टेबल है, तभी लेज़र के बारे में सोचना है और तभी उसके बारे में कंसल्ट करना है। जब तक नंबर स्टेबल नहीं है तब तक उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। दून मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं बच्चों को? हमारे यहाँ नेत्र रोग की लगभग सारी ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर बात करें सबसे कॉमन बीमारियां जैसे कैटरेक्ट की, तो कैटरेक्ट की हम लोग सूचरलेस सर्जरी यहाँ पे कर रहे हैं, जिसको पेशेंट को पैड भी नहीं लगाना होता, इंजेक्शन भी नहीं लगाना होता। टॉपिकल एनेस्थीसिया ड्रॉप से हम फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी कर रहे हैं और इंसिजन साइज़ हमारे यहाँ बिल्कुल 2.2 मिलीमीटर है, जो कि किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट कह सकते हैं उसको मैच करता है। और ये सारी सुविधाएं आयुष्मान योजना के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को दी जा रही हैं। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आम जनता के लिए क्या आप अभी बता पाएंगे कि किस किस दिन हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हों जिनको आंखों से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, और किस समय किस दिन आप अवेलेबल हैं या आपकी टीम अवेलेबल है? हमारे नेत्र रोग विभाग दून मेडिकल कॉलेज में हम 3 यूनिट सिस्टम में काम करते हैं। एक दिन 1 यूनिट का ओपीडी होता है, उसी दिन 1 यूनिट ओटी में होती है और तीसरी यूनिट एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। अगर मेरी बात करें, मेरी यूनिट 3 है, मैं बुधवार शनिवार उपलब्ध रहता हूँ। यूनिट 1 में डॉक्टर शांति पांडे हैं, वो सोमवार और बृहस्पतिवार उपलब्ध रहती हैं। यूनिट 2 में डॉक्टर यूसुफ रिजवी हैं, वो मंगलवार और शुक्रवार के दिन ओपीडी में उपलब्ध रहते हैं। और सुविधाएं हमारे यहाँ हर दिन मंडे टू सैटरडे उपलब्ध रहती हैं। जी सर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये नेत्र पखवाड़ा का भी आयोजन किया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय पहल है, तो इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। जैसा कि आपको पता होगा, नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा, जिसको आई डोनेशन फोर्टनाइट के नाम से हम जानते हैं, इसको 14 दिनों तक पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाता है, ताकि जो कॉर्निया जिनका सफ़ेद हो गया है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो गई है, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। और आप इस जागरूकता की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ आंकड़ों के द्वारा, तो हमारे यहाँ ब्लाइंड पर्सन की संख्या लगभग 6 मिलियन है और हमारे यहाँ जो डेथ होती है हर साल लगभग 4.7 मिलियन होती है।
तो अगर एक आदमी से आप डबल काउंट करें, दो आदमी को तो मिनिमम रोशनी दी जा सकती है, लेकिन नई तकनीक के द्वारा 3 से 4 लोगों की भी आंखों की रोशनी हम एक डोनेशन से बचा सकते हैं। तो 4.7 को अगर हम 50% भी लें, 2.5 मिलियन भी अगर डोनेट करते हैं, तो 1 या 2 साल में ही हमारी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रिवेंट हो सकती है। और उसके बाद हमारी कंट्री एक सरप्लस कंट्री हो सकती है। हम दूसरे देशों में भी कॉर्निया का जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिनकी ब्लाइंडनेस जिन देशों में ज़्यादा है वहाँ पे भी भेज सकते हैं। तो जागरूकता का मकसद ये है कि जो हमारा परसेंटेज 2% से भी कम है, इसको कम से कम 20 से 30% ले जाएं, ताकि हमारे देश की तो अंधता को हम ख़त्म करें ही कॉर्निया के द्वारा, और दूसरे देशों में भी हम कुछ मदद कर सकें, हम एक सरप्लस कंट्री बन सकें। अभी हमने कॉर्निया की बात की, तो ड्राई आइज़ मैं कहूँगी ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से ग्रसित हैं। तो इसका क्या प्रिवेंशन हो सकता है सर? और सर अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो आप काफ़ी देखा जाता है कि जो हमारे ये आई के ऊपर जो फोल्ड है ये काफ़ी ड्रूप डाउन हो जाता है। तो क्या इसका कोई इलाज है कि हम उसको, जिससे कि हमारे विद द एडवेंट ऑफ टाइम वो दिखने में दिक्कत होने लगती है, तो हम एक्स्ट्रा फोल्ड को हटाया जा सकता है? कोई सर्जरी होती है या क्या मेडिसिन से ठीक हो सकता है? सबसे ज़्यादा जो ड्राई आई का कारण है इस समय वो स्क्रीन डिपेंडेंट वर्क के कारण है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल का स्क्रीन भी बड़ा हो गया है, तो उसमें स्क्रीन डिपेंडेंट के समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जब हम स्क्रीन देखते हैं, आप साइड में बैठ के जब किसी को नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे कि आप पलक झपकाना भी भूल जाते हैं। इतने ध्यान से आप देखने लगते हैं कि आपकी ब्लिंकिंग जो रेट आपका 20-30 होना चाहिए वो 10 से भी नीचे आ जाता है। तो जितने ज़्यादा देर के लिए आंखें पलक झपकने के बीच में खुली रहेंगी, उतने समय इवोपरेशन होगा टीयर फिल्म का। तो ड्राइनेस का खतरा, ड्राइनेस की बीमारी इसीलिए बढ़ती जा रही है। जब एक्स्ट्रा फोल्ड आईज में दोनों तरफ से आने लगता है तो वो एक एक्स्ट्रा वेट होता है आईलिड के ऊपर। यूँ समझिए कि एक आईलिड के ऊपर वजन है, आप हर बार पलक झपका रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा फोल्ड भी साथ में लटक रहा है, तो आपकी आई मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और प्लस कॉस्मेटिकली भी उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसकी सर्जरी हो जाती है, कॉस्मेटिक सर्जरी इसको कहते हैं, और उसके लिए हम एक पियर शेप फॉर्म में उसको ऐसे हटाते हैं और फिर दोनों फ्लैप को, स्किन को आपस में जोड़ देते हैं। तो यस, कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकती है और इसको कराना भी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक तो कॉस्मेटिक करेक्शन होता है, प्लस जो लिड का वेट है उसको भी कम करता है। सर हम और जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या क्या मशीन्स हैं या क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि आम जनता के लिए भी काफ़ी सहूलियत हो? हमारे यहाँ दून मेडिकल कॉलेज में मोतियाबिंद की जांच के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और काले मोतिये के लिए भी हमारे यहाँ एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है, जो कि मुझे लगता है उत्तराखंड में हमारा पहला हॉस्पिटल होगा जिसके पास वो UBM नाम से अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी एक इक्विपमेंट है, जिसके द्वारा हम काले मोतिये की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको डिजिग्नेट करके और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस चीज़ के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। सफ़ेद मोतिया तो मैडम सब लोग जानते हैं कि आंखों में सफ़ेदी आ जाना या लेंस का सफ़ेद हो जाना, जिसका ऑपरेशन करके कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण आंखों के अंदर कर दिया जाता है। और काला मोतिया, उसको कहते तो मोतिया हैं, पर वैसा कुछ उससे रिलेशन नहीं है। काला मोतिया ग्लोकोमा है, इसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्दे में जो ऑप्टिक डिस्क नाम की नस होती है वो फाइबर्स कम होने लगते हैं। तो उसमें पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन सबसे पहले कम होता है। जैसे आप इतना एरिया देख रहे हैं तो धीरे धीरे कम होते होते एंड स्टेज में आपका सिर्फ टनल विजन बचता है, सिर्फ सामने की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो काले मोतिये का लोग उससे रिलेशन लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि सफ़ेद मोतिया की नज़र तो पूरी वापस आ जाती है, लेकिन अगर काला मोतिया का सही समय पे पता नहीं चला, जितनी रोशनी चली गई वो वापस नहीं आ सकती। इसमें एक तो एज रिलेटेड प्रोसेस होती है कि लेंस हमेशा सारे लाइफ लॉन्ग ग्रो करता रहता है। तो सबसे ज़्यादा तो काले मोतिये का खतरा है 50 साल से अधिक उम्र वालों को होता है। तो जिस तरीके से हम नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं, इसी तरह से मार्च के दूसरे सप्ताह में हम हर साल ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक भी मनाते हैं, क्योंकि ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। केसेस का पता ही चलता है जब पूरे अंधे हो जाते हैं, और एक बार रोशनी चली गई तो वापस नहीं आ सकती। इसलिए काला मोतिया के बारे में भी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, और इसके बारे में भी लोगों को 50 साल से ऊपर एक स्पेशल तरीके की स्क्रीनिंग कराने आना चाहिए। और हमारे दून मेडिकल कॉलेज में काले मोतिये की स्क्रीनिंग के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर भी है, विजुअल फील्ड भी है, और जो है पर्दे की नस की जांच करने की मशीनें भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। सर, पूछना चाहूँगी कि क्या आपके यहाँ पे जो भैंगापन होता है जिससे हम स्क्विंट कहते हैं, उसका इलाज भी संभव है? यस मैडम, हमने भेंगेपन की डायग्नोसिस और उसके मैनेजमेंट के लिए भी इलाज शुरू कर दिया है। आंखों में टेढ़ापन, आंखों में तिरछापन, सबसे ज़्यादा तो बच्चों में होता है भेंगापन। तो बच्चों में हम सबसे पहले चश्मे का जो पावर होता है उसको करेक्ट करते हैं। 30 to 40% केसेस तो हमारे सही चश्मे का नंबर देने से ही बच्चों का भेंगापन दूर हो जाता है। उसके बाद अगर रेजिडुअल भेंगापन बचता है तो उसका ऑपरेशन मसल रिसेक्शन और रिसेशन नाम की सर्जरी से किया जाता है। तो सर, इनिशियली अगर पता चले कि किसी को भेंगापन है तो उसमें क्या व्यायाम से, एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है? इनिशियल स्टेजेस में व्यायाम का भी बहुत अच्छा रोल होता है। जैसे कोई डाइवर्जेंट आंखें बाहर की तरफ गई हुई हैं तो हम उसको कन्वर्जेंस एक्सरसाइज देते हैं, उससे भी मसल पावर बढ़ती है और भेंगापन को कम किया जा सकता है। और सर, जिनकी आंख, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी होती है, तो क्या वो भी व्यायाम से ठीक हो सकता है या वो सर्जरी से ही ठीक हो पाएगा? छोटी बड़ी आंखों में मैडम पलक गिर जाती है जिसको टोसिस बोलते हैं, उसके लिए स्लिंग सर्जरी करनी पड़ती है और वो करी जाती है मॉडरेट टू सीवियर टोसिस के लिए। अगर आपकी प्यूपिल स्पेयर्ड है, प्यूपिल खुली है, नज़रों में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो जनरली हम अवॉइड करते हैं, और अगर प्यूपिल ऑब्सक्योर हो रही है तो ज़रूर उसकी सर्जरी करानी चाहिए और पलक को ऊपर उठा देना चाहिए ताकि जो है आंखों के अंदर लाइट जाए। लाइट नहीं जाएगी तो भी वो लेजी आई में या एम्ब्लियोपिया नाम की बीमारी होने का खतरा बना रहेगा। तो इस तरीके की बीमारियों के लिए भी जल्द से जल्द नेत्र रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो कौन सी एज राइट होती है कि जब बच्चों को हम टेस्ट करवाएं इनिशियल स्टेज में, ताकि पता चले कि कहीं आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कौन सा एक राइट एज है जिसमें कि पेरेंट्स को बच्चों का नेत्र का भी टेस्ट कराना चाहिए? वैसे तो मैडम रूटीन चेकअप की वैसे ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको इनडायरेक्ट साइंस या क्लूज मिलते हैं कि बच्चे की कोई दिक्कत हो रही है, जैसे बच्चा टीवी बहुत ज़्यादा पास जाके देख रहा है, तो ये एक इनडायरेक्ट क्लू होगा कि उसको दूर से टीवी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए बार बार वो टीवी पे पास जाने की जिद कर रहा है, वहाँ जाके देख रहा है, या कभी चलते चलते कुछ ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा के गिर जा रहा है, या जो है उसके कोई चीज़ आप दूर से देना चाह रहे हैं वो देख नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं तब तो आपको रेगुलर चेकअप कराना है, और वरना ऐसे रूटीन घबराने की बात नहीं है कि सबको बीमारियां नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ पास से बढ़ता जा रहा है उसके कारण भी नंबर बच्चों में आ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो बार बार पलकें झपकाते हैं, तो वो भी बीमारी है या उससे कहते वो आदत भी बन जाती है लेटर ऑन? वो बेसिकली ड्राइनेस का लक्षण होता है। आप बार बार पलक झपका के ड्राइनेस को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार वो नस में न्यूट्रिशन की कमी भी होती है, जो मैं बताना चाहूँगा कि वेजिटेरियन डाइट में एक विटामिन B12 नाम का डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसके कारण मसल्स में ट्विचिंग होती है। तो ये एक विटामिन डेफिशिएंसी का भी लक्षण हो सकता है और एक ये ड्राई आई का भी लक्षण हो सकता है। तो हमें स्पेशल चेकअप करा के इसका वर्कअप करने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि विटामिन सप्लीमेंट देने हैं या ड्राई आई डिजीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करना है। और काफ़ी बार लोग चश्मा पहनने के बजाय लेंस का यूज़ करते हैं सा, तो कितना सेफ़ रहता है? क्योंकि बच्चों के तो हाथ वैसे गंदे रहते हैं, खेलते हैं तो मिट्टी लगना, धूल लगना आम बात है, फिर भी वो आँख में वो हाथ लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो वो लेंस क्या सेफ़ हैं सब बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चे धूल मिट्टी में खेलते भी हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, और हमारी कंट्री में धूल मिट्टी भी बहुत होती है। लेकिन यस, ऑफिस जाने वाले जो एयर कंडीशन चैम्बर्स में बैठते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस्मेटिकली। धूल मिट्टी के कारण बच्चों में तो इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कॉर्नियल अल्सर का खतरा भी ज़्यादा होता है धूल मिट्टी अगर चली जाए लेंस में। तो सर, कोविड 2 साल रहा, ये महामारी का असर आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिनको कोविड हुआ उसके बाद उनको घुटनों में दर्द होने लगा या थोड़ा रोशनी में दिक्कत होने लगी। तो इसका क्या उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि कोविड से ग्रसित थे और अब थोड़ा सा उनको दिक्कतें हो रही हैं शारीरिक? कोविड के कारण बहुत पूरे शरीर में वीकनेस आई है, जो पॉजिटिव हुए हैं और जिनकी ऑपरेशन ड्यू थे वो अपने अस्पताल में दिखाने नहीं जा पाए। तो मेरी सलाह यही होगी, एक तो अपनी एक्सरसाइज का रूटीन पूरा प्रॉपर बना के फॉलो करें ताकि आपकी जो एनर्जी कम हो गई है लेवल वो ठीक हो जाए, और जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा के अपनी बीमारी का पता ज़रूर करवा लें कि ये करेक्टेबल है या नहीं है, या अर्जेंट है, कुछ इमरजेंसी है। क्योंकि अगर आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वैसे ही कोविड में 2 साल पीछे हो गया है,
अभी और नेग्लेक्ट करते हैं तो बीमारी और सीवियर स्टेज में पता चलेगी और फिर बहुत मुश्किल भी हो सकता है। अगर काला मोतिया निकला तो जो रोशनी चली गई वो वापस भी नहीं आ सकती, इसलिए समय पे जाके आप जांच जरूर करा लें। सर, ऐसे कोई मेडिसिन आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे जिससे कि ड्राई आई से बच पाएँ? और डेली पोल्यूशन जैसा हो रहा है तो धूल मिट्टी आंखों में बैठ जाती है, तो कौन सी कोई मेडिसिन है? जैसे टीयर्स नेचुरल मैंने सुना है काफ़ी इफेक्टिव है, या ऐसी कोई मेडिसिन जिसमें कि जो हर कोई अपनी आंख में डाल सकता है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? जैसे आपने बताया टीयर नेचुरल हो गया, रिफ्रेश टीयर्स हो गए, रिफ्रेश लिक्विड हो गए, ये सब एलोपैथी के द्वारा डिफरेंट स्टडीज़ में प्रूवन मेडिसिन है। इनको आप डॉक्टर सलाह से तो लेते ही हैं, बाकी अगर रूटीन में कोई थकान हो रही है आंखों में, अगर सूखापन लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। ये एलोपैथी की मेडिकेशंस हैं, ये स्टडीज़ में प्रूवन है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो भी सॉल्ट है उसका नाम लिखा होता है और उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च होती है, इसलिए आप रिफ्रेश टीयर नेचुरल को डाल सकते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड है, रखना भी चाहिए घर में। बाकी जो आयुर्वेदिक और ये जो क्लेम्स वगैरह की दवाएं हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी कोई स्टडीज़ नहीं है, उनके पास हमारे पास डाटा नहीं है और हमारे पास सपोर्ट में लगभग जो है प्रूवन डिफरेंट कंट्रीज से डाटा है। तो एलोपैथिक मेडिसिन को मैं रिकमेंड कर सकता हूं जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ है किसी स्टडीज़ में। कई बार देखा जाता है कि हमारे आंखों में छोटा सा दाना हो जाता है जिसे हम अंजनी कहते हैं, तो अंजनी होने के क्या कारण है? और मैंने तो ये भी सुना है कि जिस आंख में अंजनी हुआ है तो उल्टे पाँव में आप काला धागा बांधेंगे, ये एक मिथ है, तो आपकी अंजनी बैठ जाएगी। तो एक तो कारण जानना चाहूँगी और कैसे ये ठीक कर सकते हैं ऐसा घर पे? अंजनी अगर आपकी आंख में हो रहा है तो दिस इज़ अ साइन ऑफ पुअर लिड हाइजीन। आपकी लिड हाइजीन को इम्प्रूव करना है और उसको इम्प्रूव करने के लिए लिपिड जो सिक्रीशंस होते हैं हमारी आईलिड में, आईलैशेस के अराउंड वर्टिकल एक ग्लैंड्स होती है, तो हमें गर्म सिकाई के बाद ऐसे वर्टिकली मसाज करनी है। वरना क्या होगा, अगर आप हॉट फर्मेंटेशन लिड मसाज नहीं करेंगे, सिर्फ काले धागे के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आपको बार बार ये होती रहेगी। और मैं अपने पेशेंट्स को जब मैं इलाज करता हूँ मैं हमेशा समझाता हूँ कि अगर आप ये लिड हाइजीन इम्प्रूव कर लोगे तो दोबारा नहीं होगी और हमेशा मेंटेन रखना है। शुरू में थोड़ा ज़्यादा करना होगा, रोज़ या 2 दिन तीसरे दिन करना होगा, बाद में आप महीने में एक बार भी हॉट फर्मेंटेशन लिड मसाज करेंगे तो अंजनी नाम की बीमारी से आप बच सकते हैं। और कई बार ट्रैवल करते हुए सर अचानक आंख में कुछ पड़ जाता है, तो मैंने देखा है सिर्फ तुरंत जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो है आइज़ को रब कर देना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी आंख में सडनली कोई पानी कुछ कचरा चला गया है तो मेरी सलाह होगी, सबसे पहले तो आप जो है हथेली में पानी भरें साफ आरओ का और पलक आंख के पानी के अंदर पलक 10-15 बार झपकाएं। उससे निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा छींटे भी मार सकते हैं, लेकिन रबिंग बिल्कुल नहीं करनी आएगी। उसके बाद भी अगर सिम्टम ठीक नहीं होते तो ज़रूर एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा लें, क्योंकि कई बार वो फिर आंख के अंदर चला जाता है फॉरेन बॉडी और फिर एक अल्सर का रूप भी ले सकता है। सर, अभी कुछ देर पहले आपने मसाज की बात की थी थोड़ा सा, तो कितना फ्रीक्वेंटली क्या हम कोई घर में जैसे कोकोनट ऑयल है या जो हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, क्या हम उसको भी आउटर साइड से लगा सकते हैं? ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस कुनकुने पानी में रुई रख के आंख बंद करके सिकाई करिए और फिर तुरंत मसाज करिए। जैसे घी को पिघलाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स कई बार जम जाती हैं ठंड में या अधिक ठंडे मौसम में, उसको मसाज करके बाहर निकालना है। सर, कई बार मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पे कि एकदम से आंखों से खून निकल जाना, तो बिना किसी चोट के भी अगर खून निकल रहा है तो वो क्या कौन सी बीमारी का लक्षण होता है? बेसिकली इसको हम मेडिकल टर्म्स में हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अगर ये ऐसे सिम्टम होते हैं तो आप ज़रूर तुरंत डॉक्टर को दिखा के सलाह लें, क्योंकि जनरली ये एक सीवियर इन्फेक्शन का भी साइन होता है और कई बार ये हाई ब्लड प्रेशर का भी साइन होता है। तो बीपी भी चेक कराना है और आंखों में भी चेकअप कराना है कि कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो गई हेमोरेजिक। तो सर, ये वही आई फ्लू की ही बात है मेरे हिसाब से कि जब तो ये सर बच्चों को भी जब हो जाता है तो दूसरे बच्चों से भी क्या दूरी बनानी चाहिए ताकि ये फैले ना? जब ये बेसिकली कंटेजियस बीमारी है, हाँ, हमें प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन रखनी है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करने हैं और कोशिश करना है कि जब भी आंखों को हाथ लगाएं, घर में सब लोग हैंड वॉश करे बिना चेहरे पे और आंखों पे हाथ ना लगाएं, तो ये आपके आंखों में बीमारी नहीं फैलेगी। सर, ये बात कितनी सच है कि जिसको आई फ्लू है उसकी आंखों में यदि आंखें डाल के देख लें तो दूसरे को भी आई फ्लू हो जाता है? मैडम, ये कंटेजियस बीमारी है, बाय कांटेक्ट ट्रांसमिशन है, इसका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन अभी तक प्रूवन नहीं है। तो अगर ऐसा होना होता तो हम तो हर 3-4 महीने में आई फ्लू के मरीज देखते हैं, हमें हर बार होना चाहिए आई फ्लू, लेकिन होता है 4-5 सालों में। मुझे लगता है कि जब से मैंने आई की प्रैक्टिस शुरू करी है 2010 से लेके अभी,
मुझे सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल से नहीं हुआ है। मैं कहीं किसी पब्लिक प्लेस में गया और डोर हैंडल्स मैंने टच करके आंखों में हाथ लगा दिया, लेकिन हॉस्पिटल में मरीज देखने के बाद मुझे कभी जो है आई फ्लू नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रॉपर सैनिटाइज करता हूं हैंड्स, और साबुन से हाथ धो लिया तो वायरस आपका ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई हैं आंखों के बारे में। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील ओझा जी, और इनसे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की टीम स्टे फिट एंड हेल्दी सीरीज में जल्द मिलेगी और आपका ज्ञानवर्धन करेगी किसी नए टॉपिक पे। फिलहाल आप डॉक्टर सुशील ओझा को और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।